हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को। बेसिक टर्म्स क्या यूज़ की जाती है अकाउंट्स के अंदर कवर कराएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और सबसे पहले वीडियोज़ आप देखें और आपकी स्टडी में बूस्टअप हो। आज हम करेंगे एक्सपेंसेस के बारे में। इससे पहले वाली क्लासेस मैंने जो टॉपिक बनते हैं इसके सारे कवर करा दिए हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक से कवर करेंगे एक्सपेंसेस से। एक्सपेंसेस होते क्या है, मीनिंग एक्सपेंसेस का। देखो बच्चों, एक्सपेंसेस होते हैं कि जब भी हम रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्च कर देते हैं, यानी कि जो हम पैसा कमाने के लिए खर्च करते हैं, तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस कहलाते हैं। कहते हैं एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस इज़ द कॉस्ट, कहते हैं ये वो खर्च होता है जो किसके ऊपर आता है। खर्च प्रोड्यूसिंग करने के लिए और सेलिंग करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को। यानी कि जब गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, फिर उसको सेल किया जाता है, तो उसको प्रोडक्शन करने के लिए, सेल करने के लिए जो खर्च किया गया है वो खर्च क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। फिनी एंड मिलर के हिसाब से एक्सपेंस क्या होती है। एक्सपेंस ये वो कॉस्ट होती है जो यूज़ करने के पीछे आती है थिंग्स और सर्विसेज को, जिससे रिवेन्यू जनरेट किए जाते हैं। यानी कि रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंस किए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे लिए एक्सपेंस होते हैं। यानी रिवेन्यू को जनरेट करने के पीछे जो कॉस्ट आई है वो क्या हमारे लिए एक्सपेंस है। जैसे इन एक्सपेंस में कौन सी कॉस्ट शामिल की जाती है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब गुड को सोल्ड किया जाता है तो सोल्ड करने के पीछे जो खर्च आता है, जो कॉस्ट आती है, वो हमारे लिए एक्सपेंस होती है। जैसे रेंट पे करना, कमीशन पे करना, सैलरी पे करना, एडवर्टाइजिंग करना, तो ये क्या होते हैं, ये गुड्स को सेल करने के लिए खर्चे किए जाते हैं, कॉस्ट आती है। यही कॉस्ट क्या कहलाती है, एक्सपेंस कहलाती है। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ सच असेट फॉर बिजनेस पर्पज और डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। कहते हैं जैसे हम असेट को यूज़ करते हैं तो असेट को यूज़ करने से उसकी वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो डेप्रिशिएशन होना वो भी क्या कहलाता है, एक्सपेंसेस कहलाते हैं। उसके बाद आती है इनकम। बच्चों, रिवेन्यू और इनकम में डिफरेंस होता है। रिवेन्यू में होता है कि जितना अपन ने टोटल सेल किया है वो रिवेन्यू आ जाता है। जब उसी रिवेन्यू में से मैं उस रिवेन्यू को जनरेट करने के पीछे की कॉस्ट माइनस कर दूंगी तो वे मेरे लिए क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। यहाँ पे इनकम के बारे में बोला है। कहते हैं इनकम क्या होती है। कहते हैं इनकम और रिवेन्यू डिफरेंट टर्म है। कहते हैं जो अमाउंट रिसीव होते हैं सेल करने से वो रिवेन्यू होती है। और जो कहते हैं कि अगर इसी रिवेन्यू में अगर जो कॉस्ट ऑफ सोल्ड, जिसे हमें एक्सपेंस बोला जाता है, माइनस कर देंगे तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल दिया गया कि जो कॉस्ट है वो 4 लाख है। कॉस्ट कितनी है, 4 लाख। एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। कॉस्ट जो आई है वो आई है 4 लाख से, और जो कॉस्ट के बाद कहता है सेल है जो 5 लाख से। यानी कि खर्चा कितना है, 4 लाख, कॉस्ट अपनी सेल कितनी है, 5 लाख। तो जो ये टोटल सेल है ये तो क्या कहलाएगी, रिवेन्यू कहलाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, इनकम चाहिए। इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं इनकम कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो जब मैं रिवेन्यू को, जो मैंने ये रिवेन्यू जनरेट की है, इसमें से रिवेन्यू को जनरेट करने के पीछे कॉस्ट माइनस कर दूँगी। यानी कि 5 लाख मैंने रिवेन्यू जनरेट किया, उसमें से 4 लाख तो मेरा खर्च ही आ गया, तो मेरी इनकम है क्या, 1 लाख। तो यानी कि इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। इनकम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जब हम रिवेन्यू में से माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस को। यानी कि रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। अब नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है। अब देखो प्रॉफिट सिंपल सा बच्चों, प्रॉफिट कब होगा। अब मैं प्रॉफिट बताती हूँ आपको नॉर्मली। कब हम कहते हैं कि हमें फ़ायदा हो रहा है, कि जो मैंने कमाया है, यानी कि जो मेरी रिवेन्यू है अगर वो ज़्यादा आ गई, किससे, खर्चों से। यानी कि रिवेन्यू क्या है, ज़्यादा, किससे, खर्चों से, तो वो क्या आ जाएगा,
प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि जो प्रॉफिट होते हैं बच्चों ये हमेशा बिजनेस के ऑपरेशन से आते हैं। यानी कि अगर मेरा काम कपड़ा बेचना है तो कपड़ा बेच के मैं जो कमाऊंगी वो मेरे लिए प्रॉफिट आएगा। कहते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का मीनिंग क्या बोला गया, कहते हैं इट इज़ एन एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। कहते हैं कि जब रिवेन्यू ज़्यादा आ जाती है कॉस्ट से, यानी कि रिवेन्यू क्या है ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, कॉस्ट से, तो वो क्या कहलाती है, प्रॉफिट कहलाती है। यानी कि मेरा रिवेन्यू क्या है ज़्यादा, कमाई क्या है ज़्यादा, लेकिन खर्चा क्या है कम, तो जो कमाई ज़्यादा है तो उससे क्या बनेगा मुझे, प्रॉफिट। कहते हैं कि प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। प्रॉफिट से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। जैसे हमें फ़ायदा होगा वो फ़ायदा कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट में। कैपिटल प्लस प्रॉफिट यानी इन्वेस्टमेंट कर देंगे और एक्स्ट्रा बिजनेस को और बढ़ावा मिल जाएगा, बिजनेस का जो स्केल है वो और लार्ज हो जाएगा। अब आता है गेन। गेन में क्या होता है कि देखो बच्चों जो बिजनेस की ऑपरेटिव एक्टिविटी से मुझे मिलता है वो होता है प्रॉफिट। यानी एग्जांपल मैंने आपको दिया, कपड़ा था, कपड़ा बेचने का काम है मेरा, कपड़े को बेच के जो मुझे इनकम हुई है वो है मेरे लिए प्रॉफिट। लेकिन अगर मान लो जैसे कपड़े को रखने के लिए हम यूज़ करते हैं कुछ फर्नीचर, बॉक्सेस वगैरह बनाते हैं, अगर हम उन बॉक्सेस को बेच के कमाएंगे तो वो क्या होगा, गेन में आ जाएगा। क्योंकि गेन जो होता है वो नॉन ऑपरेटिव एक्टिविटी से आता है तो उसको हम गेन कहते हैं। कहते हैं इट इज़ अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। ये क्या होती है, इंसिडेंटल होती हैं, ये ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं होती हैं। जैसे सेल कर देना फिक्स्ड एसेट को, विनिंग यानी कि जैसे जीत जाते हैं कई बार लॉटरी वगैरह या कोर्ट केस जीत गए हैं। एप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई है, तो ये सारे क्या हैं, गेन हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बिल्डिंग की कॉस्ट 10 लाख थी, इसको 12 लाख में बेच दिया है तो 2 लाख क्या है, गेन कहलाएगा बिल्डिंग को सेल करने के पीछे। अब लॉस क्या होते हैं, लॉस में हम इसको 2 टर्म में ले सकते हैं कि अगर खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, कमाई कम है, खर्चे तो ज़्यादा हो गए, कमाई कम, तो लॉस है। दूसरा इसकी लॉस की टर्म होती है कि जैसे आग लगने से नुकसान हो गया, चोरी होने से नुकसान हो गया, एक्सीडेंट होने से नुकसान हो गया, तो वो भी लॉस में आएगा। कहते हैं लॉस है जो टर्म, इसको 2 अलग मीनिंग में ले सकते हैं। पहला मीनिंग कहता है कि अगर जो टोटल खर्चे हैं वो ज़्यादा हो गए हैं रिवेन्यू से। जैसे एग्जांपल के लिए रिवेन्यू तो 2 लाख कमाई है, खर्च 240 हो गया, तो 40,000 फालतू हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। दूसरी तरफ कहता है इसका लॉस का मीनिंग हम ले सकते हैं एक्टिविटी अगेंस्ट विच फर्म रिसीव नो बेनिफिट, यानी कि जिससे एक्टिविटी से फर्म को कोई बेनिफिट नहीं हुआ तो वो भी फर्म के लिए क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। जैसे लॉस हो गया फायर के कारण, आग लगने से नुकसान हो गया, थेफ्ट यानी कि चोरी होने से नुकसान हो गया, एक्सीडेंट से नुकसान हो गया, तो ये क्या होते हैं, हमारे लिए लॉस होते हैं। इट मे बी नोटेड दैट लॉसेस डिफर फ्रॉम एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो लॉस होते हैं वो एक्सपेंसेस से अलग होते हैं। एक्सपेंसेस हमारी अलग टर्म होती है जो मैंने इससे पहले आपको बता दिया है, लॉसेस अलग टर्म है। एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, तो जो खर्चे होते हैं वो किसके लिए किए जाते हैं, रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए, जबकि जो लॉस होते हैं उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए जो चोरी होगी असेट, ये लॉस हो चुका है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, इसका एक्सपेंस है। यानी कि अगर फिक्स्ड एसेट चोरी हो गई है तो वो लॉस में आएगा, अगर उसका डेप्रिसिएशन तो वो किस में चला जाएगा, एक्सपेंस में। आई होप कि आपको यहाँ तक टर्म्स क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट आती है परचेज़। परचेज़ का मतलब क्या होता है कि देखो बच्चों, जब हम खरीद के लेके आते हैं, अब यहाँ पे अगर मान लो गुड्स है, गुड्स को खरीदा जाता है, अब यहाँ पे 2 टर्म्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिंग को और मैन्युफैक्चरिंग को। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि हम बना बनाया माल लेते हैं और आगे उसको बेच देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि हम कच्चा माल खरीद के लेके आते हैं, उससे हम सामान को बनाते हैं और बेचते हैं। ट्रेडिंग गुड्स के लिए क्या होगा, एग्जांपल के लिए मान लो कि मैंने शूज़ खरीदे हैं, मेरा काम है ट्रेडिंग का कि मैं शूज़ सेल करती हूँ, तो मैंने बने बनाए शूज़ ले लिए और आगे उसको रीसेल कर दे, तो मेरे लिए शूज़ क्या गुड्स हैं। अगर मान लो मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, यानी कि अपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम करते हैं, तो शूज़ को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, तो रॉ मटेरियल में परचेज़ करके लेंगे, तो मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, परचेज़ हो जाएगा। कहते हैं जो टर्म परचेज़ होती है ये यूज़ की जाती है ओनली फॉर द परचेज़ ऑफ गुड, यानी कि गुड्स को परचेज़ करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, जिस गुड्स के अंदर बिजनेस डील करते हैं। अगर कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो गुड्स का मतलब क्या, उसके लिए कच्चे माल को खरीदना,
फिर उस कच्चे माल से क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते कच्चे माल को फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि जो इस्तेमाल करने के लायक हो जाता है प्रोडक्ट, एंड देन कहते हैं उसको सेल कर दिया जाता है। लेकिन जो ट्रेडिंग कंसर्न होती है उसके लिए गुड्स का मतलब क्या होगा, यानी कि वो गुड्स जो परचेज करते हैं, बनी बनाई गुड्स को खरीदा, उसने आगे रीसेल कर दिया। इन दोनों केसेस में जो मकसद होता है बिजनेसमैन का, वो प्रॉफिट कमाना होता है रीसेल करके। जैसे एग्जांपल के लिए क्लॉथ है, वो क्लॉथ डीलर ने परचेज़ किया क्लॉथ सेल करने के लिए, तो जो क्लॉथ है परचेज़ किया गया वो क्या कहलाएगी, क्लॉथ, उसके लिए गुड्स कहलाएगी। कहता हाउएवर इफ द सेम क्लॉथ डीलर परचेज फर्नीचर, कहता अगर वही जो क्लॉथ डीलर है उसने मान लो फर्नीचर खरीदा सीटिंग के लिए कस्टमर को, यानी कस्टमर के बैठने के लिए उसने फर्नीचर खरीद लिया, तो यहाँ पे जो फर्नीचर है उसका वो गुड्स नहीं कहलाएगा, वो असेट में चला जाएगा, क्योंकि गुड्स वही होगी जिसमें वो डील कर रहे हैं। अगर मान लो कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि क्लॉथ डीलर है, तो जो क्लॉथ है उसके लिए वो गुड्स कहलाएगी। अगर उसने अपने कस्टमर को बैठाने के लिए कोई फर्नीचर खरीदा तो वो उसके लिए गुड्स नहीं है, वो उसके लिए असेट बन जाती है। तो यहाँ पे जो परचेज़ होती है ये दोनों ही तरीके से परचेज़ की जा सकती है। परचेज़ कैश में भी हो सकती है और उधार पे भी हो सकती है। तो यहाँ पे कैश परचेज़ और क्रेडिट परचेज़ दोनों को शामिल किए जाते हैं। परचेज़ रिटर्न में क्या होता है कि जब हम गुड्स को परचेज़ करके लेके आए थे और उसको अब हमने वापस लौटा दिया है, सप्लायर को वापस कर दिया है, तो अब क्या कहलाएगी, रिटर्न, यानी परचेज़ रिटर्न भी बोल सकते हैं या रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हैं इसको। अब सेल्स क्या होती है, सेल्स का मतलब होता है कि जब एक सेलर प्राइस को लेकर के गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देता है परचेज़र को, तो उसको क्या बोलते हैं कि सेल हो गई है, यानी कि पैसे के बदले ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देना सेल कहलाता है। सेल मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर ए प्राइस, यानी कि प्राइस लेकर के ऑनरशिप जो होती है गुड्स की वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए तरुण ने सेल किया कंप्यूटर किसको, वरुण को। यहाँ पे तरुण सेलर है, वरुण परचेज़र है। तरुण ने सेल कर दिया कंप्यूटर वरुण को, तो यहाँ पे जो ऑनरशिप थी कंप्यूटर की अब वो कहाँ से कहाँ चली गई, तरुण से वरुण की तरफ चली गई है। तो तरुण सेलर है यहाँ पे और वरुण क्या है, परचेज़र है, यानी तरुण ने बेचा और वरुण ने इसको ख़रीदा है। तो यहाँ पे जो तरुण है वो क्या करता है, पैसा रिसीव करेगा कंप्यूटर के लिए और किसको ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देगा, वरुण को। यानी कि कंप्यूटर का जो पेमेंट किया गया है वो वरुण द्वारा किया गया है और वरुण क्या बन गया, अब उसका ऑनर बन गया है, क्योंकि तरुण ने ऑनरशिप पे जो ट्रांसफ़र कर दी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ इसको, कहीं आपको डाउट ना रहे माइंड में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि तब वरुण है और यहाँ पे एक तरुण है, तो ये कहता है कि यहाँ पे जो वरुण है, वरुण ने क्या किया, कंप्यूटर को सेल कर दिया, कंप्यूटर था जो वो सेल कर दिया गया है। तो यहाँ पे वरुण सेलर कहलाएगा कि ये बेचने वाला है, तरुण यहाँ पे खरीद रहा है तो ये परचेज़र कहलाता है, क्योंकि जब एक पर्सन बेचता होता है गुड्स को वो सेलर कहलाता है, जो खरीदने वाला उसको परचेज़र कहलाता है। तो यहाँ पे जब वरुण ने सेल किया तरुण को, तो वरुण ने क्या किया, इससे क्या ले लिया, प्राइस ले लिया, यानी कि पैसा ले लिया और उसके बदले इसको क्या कर दी, इसकी ऑनरशिप, यानी कि जो हक होता था इसको यूज़ करने का वो ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, ये सेल कहलाएगा। अब कहते हैं कि सेल जो होती है क्या मतलब होता है इसका, कहते हैं द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ दोज गुड विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पज़। कहता है सेल में सिर्फ वही गुड्स शामिल की जाती है जिसका मकसद क्या होता है, रीसेल करना होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड रिवेन्यू फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर। कहता है अब जैसे अगर मान लो कि मैं गुड्स बेचती हूँ, तो गुड्स बेच के जो मैं कमा रही हूँ, यानी कि मैं सेल कर रही हूँ, गुड्स को बेच के क्या कर रही हूँ, मैं सेल कर रही हूँ। अगर मैं सर्विस दे रही हूँ अपनी, तो मैं तब भी क्या कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ, कि इस बार मैंने अपनी सर्विस को सेल किया है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गुड्स को ही हम सेल करते हैं, सर्विस को भी सेल किया जाता है। जैसे एक टीचर होता है वो सर्विस कहलाती है उसकी टीचिंग करना, तो जो टीचिंग करके उसने फ़ीस ली है तो वो क्या उसके लिए, यानी कि उसने अपनी सर्विस को क्या किया, सेल कर दिया है। द टर्म सेल्स इज़ नेवर यूज फॉर द सेल ऑफ असेट। कहते हैं इसका यूज़ सिर्फ ये नहीं है कि मैंने असेट को सेल किया है। फॉर एग्जांपल अगर क्लॉथ डीलर है, सेल करता है क्लॉथ को, तो यहाँ पे जो सेल की गई है, अगर तो वही सेम क्लॉथ अगर डीलर ने क्या किया, ओल्ड फर्नीचर और टाइपराइटर है जो मतलब कि द सेम क्लॉथ डीलर सेल ओल्ड फर्नीचर। कहता है अगर उसी ने कोई ओल्ड फर्नीचर या टाइपराइटर को बेचा तो यहाँ पे उसकी सेल नहीं कहलाएगी। जिस चीज़ में जिस गुड्स के अंदर बिजनेस डील कर रहा है उसी को अगर वो सेल कर रहा है गुड्स को, तो तब सेल कहलाती है। उसके अलावा किसी और चीज़ को सेल करना सेल की कैटेगरी में नहीं आता।
सेल में दोनों इस टाइप की सेल शामिल की जाती है, कैश सेल भी हो सकती है और क्रेडिट सेल भी आ सकती है। सेल रिटर्न क्या होता है कि जब सेल की जाती है अपने कस्टमर को, तो कस्टमर ने जब वापस कर दिया हमें माल, तो वो सेल रिटर्न में आ जाता है। इसे हम रिटर्न इन वर्ड भी कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको सेल और परचेज का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक क्या होता है और स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? कि जो स्टॉक होता है इसमें वो गुड्स को शामिल किए जाते हैं जो हमने परचेज़ की थी रीसेल करने के लिए, लेकिन अभी तक वो बिकी नहीं है। यानी कि जो माल बेचना था हमने, वो सारा बिका नहीं होता, उसमें से कुछ बिना बिका हुआ रह जाता है। जो बिना बिका हुआ माल रह जाता है उसको स्टॉक के अंदर शामिल किया जाता है। तो ये दो तरीके का स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? ये जब ईयर की स्टार्टिंग होती है, बिगिनिंग होती है अकाउंटिंग पीरियड का, तब स्टार्टिंग में पड़ा होता है ये माल जो बेचना होता है इस साल के दौरान। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है कि लास्ट में, साल के अंत में जो हमारे पास माल बेचना रह जाता है, बिना बिका हुआ रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एग्जांपल के लिए ले लो यहाँ पे कि हमने 1 लाख का हमारे पास गुड्स सेल करना था इस बार। 1 लाख में मान लो कि हमारा 60,000 तो क्या हो गया, सेल हो गया। तो जो हमारा 40,000 रह गया है, तो इसको कहाँ शामिल किया जाएगा? स्टॉक के अंदर। ये क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, जब हम लास्ट में इसको कंसीडर करेंगे। यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाता है? ये ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में जो स्टॉक अभी इस साल बेचना है वो आएगा। क्लोजिंग स्टॉक में यानी अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में जो स्टॉक अभी बिका नहीं है वो शामिल किया जाएगा। अब आते हैं इन्वेंट्री। स्टॉक अलग चीज़ होती है बच्चों, इन्वेंट्री अलग चीज़ होती है। स्टॉक में सिर्फ हम फिनिश गुड्स के प्रोडक्ट को लेते हैं, जबकि इन्वेंट्री एक बड़ा टर्म होता है। इसमें रॉ मटेरियल भी आ जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी आ जाता है, फिनिश गुड्स भी आ जाती है, और जो स्टॉक इन ट्रेड होता है वो भी शामिल किया जाता है। तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि यानी कि इन्वेंट्री होती क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं कि इन्वेंट्री इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर के लिए जो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो 4 तरीके की होती है। जैसे रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल लेके आते हैं, तो कई बार क्या होता है कच्चा माल भी बच जाता है, इस्तेमाल नहीं होता पूरा, तो वो किस में आता है? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर। कहते हैं इट इंक्लूड इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज फॉर यूजिंग दैम इन द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड। कहता है कि हमने इस्तेमाल करने के लिए कच्चा माल खरीदा था, लेकिन उसमें से कुछ माल बच गया है जिसका इस्तेमाल नहीं हो पाया, तो वो क्या कहलाएगा? कहते हैं वो कहलाएगा हमारे लिए इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का। जैसे एग्जांपल के लिए कॉटन खरीदा गया था क्लॉथ मिल द्वारा, तो कॉटन है जो क्लॉथ मिल का, वो क्या उसके लिए रॉ मटेरियल को कॉटन का इस्तेमाल करके वो आगे धागा बनाएगी, फिर उससे कपड़ा तैयार करेगी। तो कॉटन क्या है? कच्चा है, यानी कि रॉ मटेरियल माना जाएगा। ऐसे इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? ये बीच वाला स्टेज होता है। सबसे पहले कच्चा माल आता है, फिर उसके ऊपर कुछ प्रोग्रेस किया जाता है, तो जो अधपका माल हो जाता है, यानी कि जो अभी तक पूरे तरीके से बन के तैयार नहीं हुआ, अभी उस पर प्रोसेस करना बाकी है, उसको बोला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि अभी उसके काम क्या प्रोग्रेस में चल रहा है। इट ऑल्सो टर्म एज ए इन्वेंट्री ऑफ पार्शली फिनिश गुड्स। इसको क्या बोल सकते हैं? पार्शली फिनिश गुड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये पूरे तरीके से फिनिश गुड्स नहीं कन्वर्ट हुई हैं। इट मीन्स गुड्स इन सेमी फिनिश फॉर्म, यानी कि क्या अभी वो सेमी फिनिश हैं, पूरे तरीके से उसकी फिनिशिंग नहीं की गई है, अभी वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, गुड है जो सेल करने के लायक नहीं बनी है। सच गुड्स नीड फर्दर प्रोसेसिंग फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश प्रोडक्ट। इसके ऊपर अभी और प्रोसेस बाकी है इसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। जब वैल्यूएशन की जाती है वर्क इन प्रोग्रेस की, तो उसमें जो वैल्यू होती है रॉ मटेरियल की वो भी शामिल की जाती है, जो कॉस्ट होती है लेबर की वो भी शामिल की जाएगी, जो बिजली लगी है, जो तेल लगे हैं या अदर खर्चे लगे हैं वो भी शामिल किए जाते हैं प्रपोर्शनेट बेसिस पे। क्योंकि जब हम सबसे पहले कच्चा माल खरीदते हैं, कच्चे माल खरीद के हमने कुछ प्रोग्रेस किया, उसके ऊपर वर्क इन प्रोग्रेस में आया है, तो सारे खर्चे जो शामिल किए जाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस तक के, रॉ मटेरियल से लेकर के वर्क इन प्रोग्रेस तक के कॉस्ट जानने के लिए। इन केस ऑफ क्लॉथ मिल, ऐसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कपड़ा मिल का, तो उसमें जो थ्रेड होता है, धागा होता है, जो वो अभी अनफिनिश है, क्योंकि अभी उससे कपड़ा बना नहीं है। जब हमने कॉटन ख़रीदा तो वो कच्चे माल में आया, तो जब हमने कॉटन का इस्तेमाल करके धागा बनाया तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में, क्योंकि उससे अभी फिनिश प्रोडक्ट यानी कि कपड़ा बनाना बाकी है। उसके बाद आता है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। फिनिश गुड्स में कौन सी गुड्स आ जाती हैं? कहते हैं ये वो गुड्स होती हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसके ऊपर जितना प्रोसेस बनता था वो सारा कंप्लीट हो चुका है, वो रेडी है सेल करने के लिए, लेकिन अभी क्या वो अनसोल्ड है, यानी कि अभी बिकी नहीं है, उसे बोलते हैं
इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स को। इन केस ऑफ क्लॉथ मिल, जैसे क्लॉथ मिल का एग्जांपल ले लेते हैं, जो वैल्यू होती है फिनिश क्लॉथ की, जो इस्तेमाल करने वाला कपड़ा होता है उसकी जो वैल्यू होती है, विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। तो वो क्या कहलाती है, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू कहलाती है। अब लास्ट में आते हैं इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक में वही इन्वेंट्री को शामिल किया जाता है जो गुड्स होती हैं परचेज़ की जाती है रीसेलिंग करने के लिए, यानी कि ये गुड्स खरीदी गई थी आगे फर्दर इसको सेल करने के लिए। कहते हैं जो कैलकुलेशन कैसे की जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री की, जो कैसे हम इसका क्लोजिंग इन्वेंट्री का पता कैसे लगाते हैं कि लास्ट में हमारे पास जो इन्वेंट्री कितना बचा है। तो कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने के लिए टू असरटेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन द गोडाउन टुगेदर। कहते हैं जितने भी आइटम गोडाउन के अंदर पड़ी है उसकी क्वांटिटी कितनी है प्रिपेयर कर दी जाएगी उसकी लिस्ट। ऑल्सो द सेपरेट लिस्ट शुड बी प्रिपेयर, अलग से लिस्ट बनाई जाएगी कितना कच्चा माल लगा है, कितना सेमी फिनिश गुड्स है, कितना फिनिश गुड है और कितना स्टॉक इन ट्रेड है। केयर शुड बी टेकन, कहते हैं यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बातें हैं कि किन गुड्स को शामिल नहीं किया जाएगा इन्वेंट्री की लिस्ट में। वो गुड्स शामिल नहीं की जाएंगी गुड्स विच हैव बीन सोल्ड बट रिमेन अनडिलीवर। कहते हैं सेल तो होगी है लेकिन अभी तक वो डिलीवर नहीं हुई है। ऐसे ही कहते हैं गुड्स परचेज़ की गई और रिसीव की गई हैं लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया परचेज़ बुक के अंदर, तो इन्हें शामिल नहीं करेंगे। कहते हैं किन को शामिल किया जाएगा इन्वेंट्री की लिस्ट के अंदर। कहते हैं जो गुड्स सेंड कर दिए कस्टमर को और वो सेल की गई है लेकिन रिटर्न बेस पे है। ऐसे कहते हैं जो गुड्स सेल कर दी गई एजेंट को सेल करने के लिए लेकिन अभी तक है जो अनसोल्ड है, बिकी नहीं है। इट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड दैट, कहते हैं ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो इन्वेंट्री होता है उसकी जो वैल्यू हम कैसे लेते हैं, कॉस्ट प्राइस और उसका रियलाइजेबल प्राइस दोनों में कंपैरिजन करेंगे। दोनों में जो कम होगा उसको हम लेंगे विच एवरेज लेस, यानी कि कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल प्राइस में जो कम होगा उससे हम रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक की वैल्यू को। कहते हैं डिस्टिंक्शन यानी कि डिफरेंस क्या है स्टॉक और इन्वेंट्री के बीच में। जो स्टॉक होता है वो सिर्फ वैल्यू होती है उन गुड्स की जो परचेज़ की जाती है रीसेलिंग करने के लिए, जो कि अभी अनसोल्ड पड़ी हैं अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में। जबकि जो इन्वेंट्री होती है वो वाइड टर्म होती है, इसके अंदर स्टॉक को भी शामिल किया जाता है। इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल भी आ जाते हैं, सेमी फिनिश गुड्स भी आती है, इन्वेंट्री फिनिश गुड भी आती है और स्टॉक भी शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंस है, यानी कि इन्वेंट्री एक वाइडर टर्म है और स्टॉक जो है वो छोटा टर्म है, क्योंकि स्टॉक को इन्वेंट्री के अंदर ही क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी क्लास थी आज की। इससे नेक्स्ट क्लास में आपको जो रह गया टॉपिक हमारा वो सारा कवर करा दूंगी मैं। ऐसी डिटेल क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।